चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, एक संसदीय समिति ने भारत के जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को उजागर किया। तो हाल ही में जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और पर्याप्त निवेश के बावजूद भारत को बाढ़ एवं जल संकट के कारण गंभीर सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो विषय है वर्तमान स्थिति या मुद्दे और सिफारिशें। तो बाढ़ पूर्वानुमान का आधुनिकीकरण और विस्तार करना। तो केंद्रीय जल आयोग 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 340 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का संचालन करता है। इनकी संख्या 2026 तक लगभग 375 तक बढ़ाने की योजना है। सिफारिशें देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ के पूर्वानुमान में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान प्रणाली को उन्नत करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम। 30 रिवर लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है। इसमें राज्यों के बीच आम सहमति का अभाव एक बड़ी बाधा है, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जल राज्य सूची का विषय है। परियोजनाओं के लाभों पर विस्तार अध्ययन करना चाहिए। संबंधित राज्यों के बीच जागरूकता बढ़ानी चाहिए तथा रिवर लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए। बांध सुरक्षा। तो 6000 से अधिक बांधों में से केवल 459 को लेकर आपातकालीन कार्य योजनाएं हैं। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत 5 वर्षों के भीतर एक आपातकालीन कार्य योजना को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को ईएपी की तैयारी के लिए बांध के स्वामियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण। तो जल शक्ति अभियान यानी वर्षा जल संचयन और जल संचय जनभागीदारी समुदाय संचालित पहलें हैं। ये जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देती हैं। भूजल पुनर्भरण में 2017 की तुलना में 2024 में 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2024। वर्षा जल संचयन पहलों के लिए समर्थन बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वर्षा जल संचयन हेतु समर्पित वित्तीय अनुदान प्रदान करना चाहिए। सक्रिय और एकीकृत दृष्टिकोण। तो नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा विचाराधीन है। जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को मिलाकर एक स्वतंत्र पहल के रूप में सीमा पार बाढ़ प्रबंधन को साकार करना चाहिए। बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत निकायों में स्थानीय सांसदों, विधायकों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी न्यूज। पूरे देश में E20 लागू होने से उपभोक्ताओं में चिंताएं बढ़ गई हैं। तो केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से वाहनों में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम लागू करना शुरू कर दिया है। वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों पर इस मिश्रित ईंधन के प्रभाव और रखरखाव लागत में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि E20 हाई ऑक्टेन रेटिंग के कारण वाहन के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। ईंधन दक्षता में किसी भी तरह की कमी अक्सर अन्य कारणों से होती है। मंत्रालय ने वाहन पर प्रभाव एवं वाहनों के बीमा कवरेज को लेकर जनता को आश्वस्त किया है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के वाहनों पर प्रभाव से जुड़ी प्रमुख चिंताएं देखते हैं। तो वाहनों के कलपुर्जों पर असर। तो ऐसी चिंताएं जताई गई हैं कि एथेनॉल पुराने वाहनों या अपग्रेड नहीं किए गए वाहनों के रबड़, प्लास्टिक और धातु को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे रिसाव का खतरा बढ़ जाता है और कलपुर्जों में जंग लग सकती है। ईंधन को लेकर चिंताएं। तो एथेनॉल में पानी सोखने और फेज सेपरेशन का खतरा होता है। इससे वाहन के जाम होने और फ्यूल सिस्टम के विफल होने का खतरा बढ़ता है। इंजन कम्बस्टन और कंट्रोल। तो एथेनॉल मिश्रण की वजह से पुराने या साधारण इंजन को एयर फ्यूल एडजस्टमेंट में कठिनाई आ सकती है। इससे ड्राइविंग और उत्सर्जन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उत्सर्जन नियंत्रण। तो उच्च मात्रा में एथेनॉल मिश्रण से नाइट्रोजन ऑक्साइड और एल्डिहाइड उत्सर्जन बढ़ जाता है यदि इंजन व कलपुर्जे इनके अनुसार डिजाइन ना किए गए हों। पुराने और क्षेत्रीय स्तर पर संचालित वाहनों को लेकर चिंताएं। तो कई पुराने वाहन व दोपहिया वाहन एथेनॉल अनुकूल पुर्जों से लैस नहीं है। ऐसे में उच्च मात्रा वाले एथेनॉल मिश्रण की वजह से उनका संचालन प्रभावित हो सकता है।
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के विषय में देखते हैं तो इसे 2003 में शुरू किया गया था। उद्देश्य है पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करना। पहले यह लक्ष्य तिथि 2030 थी। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण संधारणीय ऊर्जा की दिशा में प्रगति। तो मिश्रण की दिशा में प्रगति, एथेनॉल मिश्रण 1.53% 2014 से बढ़कर 10% 2022 में हो गया है। लक्ष्य निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया गया। लक्ष्य प्राप्ति, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया। पर्यावरण पर प्रभाव और आर्थिक लाभ, तो 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हुआ और कच्चे तेल का आयात भी कम हुआ। एथेनॉल उत्पादन हेतु फीड स्टॉक यानी कच्चे माल का विविधीकरण, तो मक्का से उत्पादित एथेनॉल की आपूर्ति 2021-22 की 0% से बढ़कर अब 42% हो गई है। ये बात की हमने भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण संधारणीय ऊर्जा की दिशा में प्रगति के विषय में। बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि बनाने का संकल्प पारित किया था। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करना है। जिनेवा वार्ता INC 5.2 अगस्त 2025 का उद्देश्य इस संधि को अपनाने के लिए अंतिम दौर की वार्ता करना था। वार्ता निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण विफल रही, जैसे कि संधि में नए प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा आरोपित की जानी चाहिए या इसकी बजाय अपशिष्ट प्रबंधन, पुनः उपयोग, बेहतर डिजाइन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है? तो प्लास्टिक उत्पादन यह 460 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक है। पुनःचक्रण, तो कुल प्लास्टिक उत्पादन के केवल 9% का ही पुनःचक्रण किया जाता है। प्रदूषण, प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है। भविष्य को लेकर अनुमान, तो अनुमान है कि 2060 तक प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा 3 गुना हो जाएगी। 2016 से 2040 के दौरान इससे होने वाली आर्थिक क्षति का मूल्य लगभग $281 ट्रिलियन हो सकता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो प्लास्टिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 4% का योगदान देता है। ये जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण का प्रमुख कारण है। माइक्रोप्लास्टिक महासागरों को खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो प्लास्टिक प्रदूषण जलवायु परिवर्तन की तरह एक वैश्विक संकट बन गया है। इसके लिए सभी देशों को मिलाकर एक वैश्विक प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे में एक समावेशी संधि वैश्विक मानक निर्धारित कर सकती है, चक्रीय समाधानों के लिए आवश्यक वित्त पोषण उपलब्ध करा सकती है तथा पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और आजीविका की रक्षा कर सकती है। देखते हैं प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए विनिर्माताओं पर शुल्क लगाते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ये नियम पृथक्करण, पुनःचक्रण, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आदि पर ध्यान केंद्रित करके प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में सुधार करते हैं। 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक वाली कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनिवार्य जूट पैकेजिंग अधिनियम 2010, तो इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग के विकल्प के रूप में जूट पैकेजिंग के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। वैश्विक पहले, तो संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ समुद्र अभियान यह प्लास्टिक मुक्त महासागरों सहित स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को बढ़ावा देता है। बेसल कन्वेंशन, तो इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को रोकने और न्यूनतम करने के लिए कार्यवाही, प्लास्टिक अपशिष्ट में मौजूद खतरनाक घटकों से होने वाले जोखिम को कम करना आदि को कवर किया गया है। फिर नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित किया। तो यह नवाचार यह सुनिश्चित करता है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस उपयोगकर्ता की गोपनीयता का सम्मान करें। इसके लिए विचारों को टेक्स्ट या ऑडियो में बदलने से पहले एक मानसिक पासवर्ड डालना जरूरी होगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? तो BCI एक ऐसी तकनीक है जो सीधे मस्तिष्क और डिवाइस के बीच संचार स्थापित करती है। ये तंत्रिका संकेतों को कमांड में बदल देती है। इस तरह मांसपेशियों के नियंत्रण को बीच से हटा देती है। इससे उपयोगकर्ता केवल सोचकर ये एप्लीकेशन चला सकते हैं। BCI दिमाग की गतिविधि को रिकॉर्ड करता है।
फिर उन संकेतों को प्रोसेस करके कमांड में बदलती है। साथ ही सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को मिलने वाला फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है। बीसीआई के मुख्य उपयोग देखते हैं तो चिकित्सा, लकवा, एएलएस या स्ट्रोक के मरीजों में दोबारा चलने फिरने और बोलने की क्षमता लौटाने में मददगार, मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन और बेहतर करने के लिए फीडबैक प्रदान करना, गेमिंग और उद्योग और ज्यादा बेहतर गेमिंग अनुभव तथा फैसले लेने में मदद करने वाली प्रणालियों में। संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ाना तो याददाश्त, ध्यान एवं निर्णय लेने की क्षमता को और बेहतर बनाने की संभावना। बीसीआई से जुड़ी मुख्य चिंताएं तो साइबर सुरक्षा, ब्रेन टैपिंग, निजी विचारों विश्वासों को रोकना, भ्रामक उत्तेजना हमले, मन पर नियंत्रण और एआई घटकों पर प्रतिकूल हमले जैसे जोखिम की संभावना बनी रहेगी। गोपनीयता तो संवेदनशील तंत्रिका डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाना एक मुख्य समस्या होगी। मानसिक स्वतंत्रता तो व्यक्ति की मानसिक आत्मनिर्णय क्षमता के लिए खतरा होगा। स्वास्थ्य पर असर तो बीसीआई के लंबे समय तक इस्तेमाल के परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है। नियम और लागत तो मानक विनियमों की कमी और अधिक लागत इसकी पहुंच को सीमित करेगी। आगे की राह देखते हैं तो मजबूत विनियम, विशेष डेटा गोपनीयता कानून को लागू करना चाहिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और उपयोगकर्ताओं की सहमति लेना सुनिश्चित करना चाहिए आदि। बेहतर सुरक्षा तो बीसीआई के लिए अलग से सुरक्षा उपाय और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम विकसित करने चाहिए। न्यूरो राइट्स की स्थापना तो मानसिक गोपनीयता, सोच की स्वतंत्रता, मस्तिष्क पर आत्मनियंत्रण की रक्षा करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के शोषण या अनधिकृत हस्तक्षेप से बचा जा सके। मोटर कंट्रोल तो योजना, लैंप जलाने का निर्णय लेना, क्रियान्वयन, अपने हाथ को आगे बढ़ाना और अपनी उंगली के जरिए लैंप की स्विच को ऑन करना। परिणाम, आपके द्वारा स्विच को ऑन करने से लैंप की लाइट जल जाती है। बीसीआई कंट्रोल तो योजना, लैंप जलाने का निर्णय लेना। क्रियान्वयन की बात करें तो कंप्यूटर आपके दिमाग की गतिविधि का विश्लेषण करता है और उसे समझ जाता है कि आप लैंप को ऑन करना चाहते हैं या लैंप को ऑन होने के लिए सिग्नल भेजता है। परिणाम तो कंप्यूटर से भेजे जाने वाले सिग्नल पर प्रतिक्रिया करते हुए लैंप की लाइट जल जाती है। फिर नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के 12,000 वर्षों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। तो उनके निष्कर्ष बताते हैं कि इस दौरान एएमओसी में प्राकृतिक उतार चढ़ाव तो हुए, फिर भी यह इस समय अर्थात होलोसीन युग के दौरान काफी हद तक स्थिर रहा। हालांकि भविष्य के अनुमान बताते हैं कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन एएमओसी को अभूतपूर्व रूप से कमजोर कर सकता है। इसके विषय में देखते हैं। एएमओसी अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है। यह उष्णकटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जलधाराओं को प्रसारित करती है, साथ ही ठंडे, खारे व सघन जल को उष्णकटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव की ओर विस्तारित करती है। संचालक बल तो यह प्रणाली तापमान और लवणता की मात्रा में भिन्नता से संचालित होती है। गर्म उष्णकटिबंधीय जल ध्रुवों की ओर बढ़ता है, वहां ठंडा और बाहरी होकर उत्तरी अटलांटिक में नीचे डूब जाता है, फिर दक्षिण की ओर बहता है तथा दोबारा गर्म होकर सतह पर आ जाता है। इस तरह यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। महत्व देखते हैं। मौसम और मानसून तो यह वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है, जिसमें भारतीय मानसून एवं पश्चिमी अफ्रीका के साहिल क्षेत्र की वर्षा भी शामिल है। ऊष्मा का परिवहन तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों तक ऊष्मा पहुंचाता है, जिससे यूरोप के मौसम को संतुलित करने में मदद मिलती है। कार्बन अवशोषण तो यह भारी और कार्बन समृद्ध जलराशियों को सतह से गहरे समुद्र तक पहुंचाता है। चिंताएं एएमओसी के क्षरण की संभावना है, क्योंकि इस प्रणाली का ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों और आर्कटिक की बर्फ की चादरों के अनुमान से अधिक तेजी से पिघलने के कारण क्षरण हो रहा है। बर्फ के पिघलने से अटलांटिक में मीठे जल की मात्रा बढ़ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से उत्तरी अटलांटिक में ठंडा व ताजा जल आता है, जिससे जल की लवणता और घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप एएमओसी की गहराई की ओर जाने तथा संचालन के लिए आवश्यक सघन जल दुर्लभ हो जाता है। एएमओसी के क्षरण के संभावित प्रभाव देखते हैं। तो एएमओसी कार्बन फीडबैक, महासागर द्वारा कार्बन अवशोषण कम हो जाएगा, जिससे वायुमंडल में CO2 और बढ़ेगी तथा वैश्विक तापमान में और तेजी से वृद्धि होगी। चरम मौसमी घटनाएं तो जैसे यूरोप में ठंड बढ़ना, दक्षिण अफ्रीका की वर्षा पट्टी का खिसकना और समुद्र जल स्तर में वृद्धि जैसे अमेरिका के पूर्वी तट पर आदि। पोषक तत्वों का कम परिवहन तो इससे समुद्री जीवन प्रभावित होगा। प्लवक और समुद्री पक्षियों से लेकर मछलियों एवं व्हेल तक सभी पर असर पड़ेगा। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है ई जागृति प्लेटफॉर्म।
तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 10 राज्यों के साथ मिलकर ई जागृति प्लेटफॉर्म पर जुलाई 2025 तक उपभोक्ता विवाद मामलों में 100% से अधिक निपटान की दर हासिल की। लॉन्च तिथि 1 जनवरी 2025। क्रियान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उद्देश्य सभी राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों को कंप्यूटरीकृत करके और नेटवर्क से जोड़कर पारदर्शिता, दक्षता और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना। ई जागृति उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, मामले की स्थिति जानने तथा निर्णय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। फिर नेक्स्ट है माउंट एल्ब्रुस। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतारोही ने माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसके विषय में देखते हैं। दक्षिण पश्चिम रूस में है। यह काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसमें जुड़वा चोटियां हैं। अवस्थिति की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी रूस के पश्चिमी काकेशस पर्वतों में स्थित है। यह यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही यह 7 समिट्स यानी प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल है। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत तवांग में आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। शुरुआत भारतीय सेना ने 1998 में जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया। लक्ष्य आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित लोगों को हीलिंग टच प्रदान करना तथा उनका विश्वास जीतना। उद्देश्य सेना की भूमिका में सीमा सुरक्षा एवं उग्रवाद रोधी कार्यवाही के अलावा विकास एवं सामुदायिक कल्याण भी शामिल करना। फोकस क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, खेल अवसंरचना, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। फिर नेक्स्ट होलसेल बायोसेंसर। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक स्व संचालित रासायनिक बायोसेंसर में बदल दिया है जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ सकता है। बायोसेंसर एक प्रकार का एनालिटिकल उपकरण है जो जैविक संकेत को डिटेक्ट किए जा सकने वाले विद्युत संकेत में बदलता है। इसमें जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ये स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं और कमियों को ठीक कर सकते हैं। ये दूषित सैंपल्स में भी काम कर सकते हैं। एंजाइम आधारित पारंपरिक बायोसेंसर अक्सर नाजुक और महंगे होते हैं। जटिल वातावरण में उनकी प्रतिक्रिया मंद हो जाती है। उपयोग की बात करें तो कृषि और पर्यावरण में प्रदूषण का पता लगाने में, जैव चिकित्सा निदान में। फिर नेक्स्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों ने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसके विषय में देखते हैं। तो ये कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित होती है और भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत होती है। सरफेसी से तात्पर्य सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात कि हमने सरफेसी से क्या आशय है उसके विषय में। अब उद्देश्य देखते हैं इसका। तो गैर निष्पादित आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन को आसान बनाना ताकि समय पर कंपनियों के वित्तीय संकट का समाधान हो सके और अर्थव्यवस्था में तरलता लाई जा सके। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां बैंक और वित्तीय संस्थानों से एनपीएस या डूबे हुए ऋण खरीदती है ताकि बैंक अपनी बैलेंस शीट को स्वच्छ कर सके। एआरसी के उदाहरण तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आदि। फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF। तो हाल ही में इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को प्रयुक्त खाद्य तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का प्रमाणन प्राप्त करना हुआ। SAF को अक्सर जेट बायोफ्यूल या एविएशन बायो केरोसिन भी कहा जाता है। ये कच्चे तेल से प्राप्त पारंपरिक जेट ईंधन के समान होता है। हालांकि SAF अलग अलग और नवीकरणीय बायोमास स्रोतों से तैयार किया जाता है। SAF उत्पादन के लिए फीडस्टॉक तो तिलहनी पौधे और एनर्जी ग्रास, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक कार्बन मोनोऑक्साइड अपशिष्ट, गैस, कृषि और वानिकी अवशेष, खाना पकाने के अपशिष्ट से प्राप्त वसा, तेल और ग्रीस। लाभ इंजन और अवसंरचना के अनुकूल तो पारंपरिक जेट ईंधन के साथ मिलाकर इसे वर्तमान में संचालित विमानों में उपयोग किया जा सकता है। कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, अधिक लचीलापन। बाधाएं तो पारंपरिक ईंधन की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होना, फीडस्टॉक की उपलब्धता और निरंतर आपूर्ति बड़ी चुनौती है। फिर नेक्स्ट है ऑफ बजट उधारियां। तो राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के दबाव को देखते हुए राज्य सरकारें ऑफ बजट उधारियां को कम करने पर विचार कर रही हैं। इसके विषय में देखते हैं। ऐसी सरकारी उधारियां हैं जो आम बजट के माध्यम से सार्वजनिक नहीं की जाती या जिनके लिए विधायिका द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है। ये उधार आमतौर पर निम्नलिखित माध्यमों से लिए जाते हैं। सरकारी के नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से या
उन संस्थाओं के माध्यम से जो अपने संचालन के लिए इक्विटी निवेश, ऋण अनुदान या सब्सिडी जैसे बजटीय समर्थन पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। उद्देश्य ऐसी उधारियों को राजकोषीय घाटे में गणना नहीं करना, ताकि दर्शाया जा सके कि वित्तीय अनुशासन का पालन किया जा रहा है। चिंताएं, इससे पारदर्शिता और जवाबदेही कम होती है तथा ऋण की वास्तविक बोझ छिप जाता है। फिर एआई डिजाइन किए गए एंटीबायोटिक्स। तो MIT के शोधकर्ताओं ने जनरेटिव एआई का उपयोग करके पूरी तरह से नवीन एंटीबायोटिक्स को डिजाइन किया गया है। शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी नवीन एंटीबायोटिक्स विकसित किए हैं। निसेरिया गोनोरिया, जो दवा प्रतिरोधी गोनोरियो का कारण बनता है। एथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ओरियस। एआई डिजाइन किए गए एंटीबायोटिक्स के विषय में देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके 36 मिलियन से अधिक काल्पनिक यौगिक तैयार किए गए और कंप्यूटेशनल रूप से उनकी जांच की गई। इससे शोधकर्ताओं को ऐसे सैद्धांतिक यौगिकों का निर्माण और मूल्यांकन करने का अवसर मिला जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। महत्व, एआई का उपयोग करके दवा की खोज के लिए नए रास्ते खुलेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जैसे अन्य रोगजनकों के इलाज में संभावित उपयोग आदि। अब बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है अल्जीरिया, राजधानी अल्जीयर्स। अल्जीरिया के तेबिसा प्रांत में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। यह उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। उत्तर पूर्व में ट्यूनीशिया है, इसके पूर्व में लीबिया, दक्षिण में नाइजर और माली, दक्षिण पश्चिम में मोरिटानिया और पश्चिमी सहारा तथा पश्चिम में मोरक्को है। समुद्री सीमा उत्तर में भूमध्य सागर से। स्थलाकृति की बात करें तो यहाँ उत्तर में टेल क्षेत्र, मध्य में उच्च भूमि और सहारा एटलस पर्वत तथा दक्षिण में सहारा मरुस्थल मौजूद है। जलवायु, उत्तर में भूमध्य सागरीय जलवायु और दक्षिण में रेगिस्तानी प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। टेलमसिन शहर, तो यह मूरिश आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है और इसे सिटी ऑफ चेरी भी कहा जाता है। मजाब घाटी, तो यहाँ के 5 किलेबंद मरुद्यान शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये बात की हमने अल्जीरिया की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।